पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली सूची जारी कर दी है। 195 उम्मीदवारों के नाम को फाइनल करते हुए बीजेपी ने एक बात तो साफ कर दी है कि एक अच्छी खासी सोची समझी रणनीति के साथ इन नामों को पहली सूची में जारी किया गया। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि उन नामों का क्या जो नाम इस लिस्ट में नजर नहीं आ रहे हैं, और क्या इस लिस्ट से गायब होने वाले नाम अब पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। सवाल ये भी बनता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह से पहली सूची में बीजेपी ने 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया, लेकिन इस लिस्ट में ना तो बिहार नजर आया और ना ही महाराष्ट्र। ऐसे में तमाम सवाल बनते हुए नजर आ रहे हैं कि क्या गठबंधन जिसकी मजबूती को लेकर तमाम तरह के दावे बीजेपी करती हुई नजर आ रही है, क्या गठबंधन में कोई दरार है और इसीलिए जो बातचीत है वो फाइनल होती हुई नजर नहीं आ रही अभी भी कुछ राज्यों में। बात अगर बिहार की जाए तो बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरह से पलटी मारते हुए बीजेपी के साथ हाथ तो मिला लिया, लेकिन अब पेच फंसता हुआ सीटों को लेकर नजर आ रहा है। खास तौर पर अगर बात की जाए तो कई ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों को आगे करना चाहती है, लेकिन जेडीयू इस बात से नाराज है और इसी के चलते पहली सूची में बिहार को शामिल नहीं किया गया। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या नीतीश कुमार ने कोई बड़ी गलती कर दी एनडीए में शामिल होकर। मेरे साथ अमन जी है। अमन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन जी, अगर बात की जाए बिहार की तो बिहार को लेकर तेजस्वी यादव तो पहले से ही कह रहे थे कि खेल अभी बाकी है। इस बात को वो अभी भी लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बिहार की जमीन पर पहुंचकर कई ऐसी बातें बोली जिससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि नीतीश कुमार भले ही बिहार में मुख्यमंत्री तो है, लेकिन कमान कहीं ना कहीं अभी भी बीजेपी के हाथों में है। क्या लग रहा है, गठबंधन टूट सकता है? देखिए, बिल्कुल बिहार के नज़रिए से अगर देखा जाए तो लगातार वहाँ पर जो कह सकते हैं बीजेपी है वो खुद को मजबूत करने की फिराक में लगी हुई। आपने देखा कि किस तरह से कुछ ही दिनों के अंदर 6-7 जो विधायक आरजेडी कांग्रेस के थे वो बीजेपी के खेमे में आ गए। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से वो खुद की पार्टी को मजबूत कर रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार कोई बगावत भी करे तो कहीं ना कहीं उनके पास इतनी सीटें हों, इतने लोग उनके पास हों जो उनकी पार्टी को मजबूत कर सके और सरकार में वो बने रहे। एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जो
जिस तरह से बीजेपी के साथ आए उसको लेकर भी तमाम सारे सवाल उठे कि भाई अच्छी भली सरकार चल रही थी, आखिर बीजेपी के साथ जाने की जरूरत क्या थी। तो क्या अब उनका जो मोटिव था क्या वो यहाँ पर पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी पिछली बार की तुलना में उनको बहुत कम सीट देने वाली। ऐसे में कई नाम ऐसे हैं जेडीयू की तरफ से जिनके टिकट कट सकते हैं। तो क्या जेडीयू के अंदर भी कोई बड़ी दरार पड़ने वाली है? इसके अलावा हमने देखा है कि कई राज्यों में जो उनके धुरंधर नेता थे खुद बीजेपी के, उन्होंने टिकट काट दिए। दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर रमेश बिधूड़ी बड़ा नाम उनको उन्होंने साइडलाइन कर दिया, गौतम गंभीर ने पहले ही मना कर दिया। इसके अलावा मीनाक्षी लेखी, हर्षवर्धन और प्रवेश वर्मा जैसे लोग जो बड़े नाम थे उनको सबको साइडलाइन कर दिया। लेकिन इन सब के बीच मनोज तिवारी का टिकट रह जाता है, इसको लेकर तमाम सारे सवाल उठते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो यूपी में भी 51 सीटों पर अनाउंसमेंट होता है, उसमें भी अभी बहुत सारी सीटें ऐसी जहाँ पर अभी भी पशुपेश है, जहाँ पर सबसे बड़ी सीट जो ब्रजभूषण की है क्या उनको टिकट मिलेगा, इसको लेकर लगातार बात हो रही है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से भी कुछ सीटों का कह सकते हैं अनाउंसमेंट हुआ है, तो अभी कई जगह पर जो है पेच फंसा हुआ। राजस्थान का जिक्र हम कर सकते हैं, यहाँ पर उनके राज्य के बेटे को तो टिकट मिला लेकिन राज्य को अभी भी टिकट नहीं है। तो क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ी बगावत हो सकती है? और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बिहार और महाराष्ट्र को बीजेपी ने अभी तक छुआ भी नहीं है, टच भी नहीं किया, तो क्या वहां पर अभी गठबंधन में बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्या उसको शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं? और यही वजह है कि बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक जो खबरें हैं वो यही है कि हो सकता है बीजेपी यहाँ पर बैकफुट पर है, क्योंकि वहां पर जो एकनाथ शिंदे है महाराष्ट्र में, और जिस तरह से बिहार के अंदर न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि जो चिराग पासवान है, मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, क्योंकि आपने कल देखा भी होगा कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा पीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं की। इसका मायने ये है कि हो सकता है आने वाले दिनों में इसको लेकर भी एक बड़ी बगावत होती हुई नजर आए। वाकई में देखिए यहाँ पर आपको सुनवाना चाहेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का वो बयान जो कल एक साथ एक मंच पर रहते हुए देते हुए दोनों दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। है ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आप इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है सब मिल करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़ें, यही हम लोगों की इच्छा है। यह उत्साह मेरे सामने इतनी बड़ी संख्या में मौजूद माताएं, बहनें, नौजवान और जहां पर मेरी नजर पहुंच रही है, उत्साह उमंग से भरे आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने आए हैं। आपके चेहरों की चमक बिहार को लूटने का सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही है। साथियों, एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। परिवारवादी राजनीति की एक और विडंबना है, मां बाप से विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, लेकिन मां बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है।
ये है परिवारवादी पार्टियों की हालत। मैंने तो सुना है कि इनकी पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इस बार बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था कि सब भाग रहे हैं। आपने देखा होगा, अब लोकसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहते, राज्यसभा की सीटें खोज रहे हैं लोग। जनता साथ देने को तैयार नहीं है। और ये है आपके विश्वास, आपका उत्साह, आपके संकल्प की ताकत। मोदी इसी विश्वास के लिए बिहार की जनता को धन्यवाद करने के लिए आया है। तो देखा आपने और सुना भी किस तरह से नीतीश कुमार कहते हुए नजर आए कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, एक ही जगह रहेंगे। ये बयान नीतीश ने तब भी दिया था जब उन्होंने पलटी मारी थी, एनडीए में शामिल हुए थे। और तेजस्वी यादव ने तब भी यही कहा कि खेल अभी बाकी है। तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए अमन जी, तो उन्होंने कल भी यही कहा कि इस बार कम से कम नीतीश जी अपने बयान पर कायम रहें, क्योंकि हर बार इसी तरीके की बातें नीतीश करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है वो फिर से अपनी उसी आदत को दोहराते हुए नजर आते हैं। तो तेजस्वी ने जिस तरीके से ये बात कही है, क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या वाकई में नीतीश कुमार पर अभी भी भरोसा एनडीए को नहीं है और इसीलिए वो लगातार जेडीयू को कमजोर कर रही है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है, क्योंकि जिस तरह की भाषा लगातार नीतीश कुमार बोल रहे हैं, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि पहले आप यहाँ पर आए थे, हम लापता हो गए थे, लेकिन अब हम कहते हैं, आपसे आश्वासन देते हैं कि अब कहीं भी नहीं जाएंगे, आपके साथ रहेंगे। और ये बात लगातार वो कहते रहे, तो आखिर उनके बयान पर कैसे एतबार किया जाए? क्योंकि तेजस्वी यही बात कहते हैं कि पीएम मोदी अपनी गारंटी छोड़िए, पहले गारंटी आप नीतीश कुमार की लीजिए कि वो आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसे कई तरह के सवाल हैं कि मंच पे से खड़े होकर आप बोलते तो कुछ और हो, लेकिन जैसे ही मौका परस्ती की बात आती है, तो जिसमें आपको अपना हित नजर आता है वही फैसला आप करते हुए नजर आते हो। तो लोगों ने और जनता ने काफी हद तक ये चीज समझ ली है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की किरकिरी यहाँ पे होना तय मानी जा रही, क्योंकि अगर बीजेपी ने एक तरीके से अगर उनको सीटें नहीं दी ज्यादा, तो यहाँ पर ये मानकर चलिए कि बीजेपी कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बनाती हुई नजर आएगी, क्योंकि पहले ही उनके पास 43 सीटें हैं। और ऐसे में ललन सिंह का नाम भी चर्चाओं में है कि उनको भी बीजेपी कहीं ना कहीं साथ रही है कि अगर कोई बगावत की या नीतीश कुमार फिर एक बार पीछे हटे, तो कोई ना कोई ऐसा उनके पास हथियार हो जिससे वो एक बार फिर सरकार में बने रहे। तो ऐसे में यहाँ पर ललन सिंह की भूमिका बड़ी होने वाली, और साथ में जो सहयोगी दल है बीजेपी के बिहार के एंगल से अगर बात करें, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि अभी भी चिराग पासवान, पशुपति पारस हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मुकेश सहनी हो और जिसे नीतीश कुमार हो, ये सब कहीं ना कहीं बीजेपी से असहज भी है कि जिस तरह से यूपी में अगर आप देखें तो जो सहयोगी दल बीजेपी के यहाँ पे नजर आते हैं और जो ओपी राजभर है, बड़ी बड़ी बातें करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनके हिस्से एक सीट आती है। आरएलडी यहाँ पर जिनको 7 सीटें मिल रही थी, एक तरीके से इंडी गठबंधन में उनको 2 सीटें मिलती हुई दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल भी ज्यादा सीटों की मांग करी, तो उनको भी 2 ही मिलती हुई दिखाई पड़ती है। एक आखिरी सवाल यहाँ पर और रहेगा, जिस तरीके से आपने उपेंद्र कुशवाहा का नाम लिया, चिराग पासवान का नाम लिया, और अब कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि मुंगेर सीट से ललन सिंह को उतारा जाए। यहाँ पर नीलम देवी का नाम सामने आ रहा है, जिनके पति अनंत सिंह की कभी भी ललन सिंह से बनती हुई नजर नहीं आई। तो जिस तरीके से चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अब तक नीतीश कुमार के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके बयान बिल्कुल भी नीतीश के फेवर में नजर नहीं आ रहे, तो क्या इस लिस्ट में अब ललन सिंह भी शामिल होते हुए नजर आएंगे अगर उनका टिकट कटता है? तो ये जाहिर सी बात है, और सबसे बड़ी बात यही है क्योंकि ललन सिंह पहले ही नाराज हैं जब से उनको अध्यक्ष पद से हटाया गया है। तो ऐसे में अगर उनका टिकट कटता है, तो आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर जेडीयू के अंदर जो बड़ी कह सकते हैं टूट होने वाली थी, जो पहले भी लगातार खबरें थी, वो अब नजर आ सकती है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल बनते हुए नजर आते हैं कि क्या वाकई जो तेजस्वी हैं और क्या जिस तरह से नजरें गड़ाए बैठे हैं इस गठबंधन के तमाम सारे दलों पर, चाहे चिराग पासवान हो या मांझी हो, तो क्या अपनी कह सकते हैं खेल की पहले भी बात करते रहे, खेला होने वाला है, तो क्या वो खेल करते हुए नजर आ सकते हैं या फिर बीजेपी इन चीजों को यहाँ पर संभाल लेगी? वाकई में देखिए, ये थे वो तमाम सवाल जो इस वक्त लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं जब से बीजेपी ने अपनी पहली
सूची जारी की है। अब देखना होगा कि जिन तमाम राज्यों में अभी तक बीजेपी की बात फाइनल होती हुई बाकी के दलों के साथ नहीं नजर आ रही है, क्या बात फाइनल होती हुई नजर आएगी, या फिर जैसा कि आरजेडी नेता भूषण कहते हुए यहाँ पर नजर आए, भूषण रोशन के जल्द ही गठबंधन टूटता हुआ नजर आएगा, जेडीयू से 30 विधायक बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। ये भविष्यवाणी यहाँ पर सच साबित होती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सत्ता से सवाल में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।